Over to you, Atik sir. जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस तमाम पार्टिसिपेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ। जी, जो हमने एक सेमिनार अरेंज किया है, बेसिकली ये फाइलिंग पे एक सेमिनार है फाइनल इनकम टैक्स के ऊपर। हमारे पास जो इस वक्त जो स्पीकर हैं वो हैदर साहब हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी सेमिनार्स और वेबिनार्स के अंदर अटैच रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एक कॉर्पोरेट कंप्लाइंस पे भी करवाया है, इसके अलावा एक सेक्शन 7E था उसके ऊपर भी करवाया। तो हैदर साहब जो है स्पेशली उन्होंने इस वेबिनार के लिए कराची से हमें ज्वाइन किया, और उसमें ये है कि लास्ट टाइम भी या इवन और भी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कराची में ऑफिस में हों या फिर आप इस्लामाबाद के अंदर देखते हैं तो ये हमारे साथ अटैच रहते हैं। हैदर साहब अपने इंट्रोडक्शन वैसे खुद भी करवा देंगे क्योंकि ये डायरेक्टर हैं जो है इसमें टेक बेस के अंदर। इसके अलावा KPMG से ये लगता है आर्टिकल रही है। तो बाकी जो है हैदर साहब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बाकी आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें और इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करें। माय नेम हैदर इमाम, और सेशन हमारा जो बेसिकली इंट्रोडक्शन जो मुझे आपको देना है कि टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग जो इंडिविजुअल्स और AOP की इस वक्त ड्यू डेट चल रही है और 30 सितंबर जिसकी लास्ट डेट है। और टैक्स रिटर्न में काफ़ी सारे इश्यूज हैं कि जो कि स्टार्ट से ही बिल्कुल लोगों को आ रहे हैं और कंसल्टेंट्स को आ रहे हैं, अकाउंटेंट्स को, वो लोग जो इंडिविजुअल्स AOP के रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं इस वक्त। और ऑल्दो जिनका स्पेशल ईयर है उनकी कंपनी, उन कंपनीज का भी जिनका 31 दिसंबर ईयर एंड है उनका भी रिटर्न फाइलिंग 30 सितंबर की है। तो हम ओवरऑल सारे एक्सपर्ट्स से थोड़ा थोड़ा करके हम बात कर लेंगे। स्पेशली इंडिविजुअल्स के रिटर्न्स के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होगा कि इंडिविजुअल्स की कौन कौन सी इनकम और कौन कौन सी जो वो हेड ऑफ अकाउंट्स और जो हमारे पास 7E और CVT आया हुआ है उनकी इम्प्लीकेशन क्या है, वो उस हवाले से हम उनके प्रैक्टिकल इश्यूज पे कुछ छोटी सी प्रेजेंटेशन है। उस प्रेजेंटेशन के बाद जो है वो उसके प्रैक्टिकल एक्सपर्ट्स के ऊपर और उसकी जो जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब जो आ रही हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस सेमिनार के अंदर, वेबिनार में। ठीक है, तो इसको हम प्रेजेंटेशन मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। आई थिंक सबको ठीक है, आपके सामने स्लाइड्स आपके पास सामने आ गई होंगी बेसिकली। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। जो टॉपिक हमारे पास फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, और इसको थोड़ा सा मैं बता दूं, इसमें ये हमारी तकरीबन 1 आवर की एक प्रेजेंटेशन होगी। इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन और ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम लेंगे आपसे। जो टैब आ रहा है आपके पास वहाँ भी आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। उसके अलावा जो है लाइव क्वेश्चन भी आपको हम यहाँ पे फैसिलिटेट इसमें करेंगे। स्लाइड आई होप सबको नजर आ रही होगी। स्लाइड्स मैंने खोल ली है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स के लिए कुछ स्पेसिफिक जो हेड हैं, एक तो हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, और बेसिकली मैंने थोड़ा सा उसको और डिटेल में उसके जो आप कंटेंट समझें कि जो पॉसिबल सोर्स ऑफ इनकम होती है उनकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगी और उनकी जो टैक्सेशन है उनकी क्या होंगी और किस तरह से उनके रिटर्न्स फाइलिंग में इम्पैक्ट्स आएंगे, या क्या हमको देखने की जरूरत है, या जो लोग जिनको प्रॉब्लम है इन चीज़ों के अंदर। तो कुछ बेसिक और कुछ एवरेज और कुछ फिर टेक्निकल चीज़ों के ऊपर भी हम इसमें डिस्कस कर सकेंगे। ठीक है, पॉसिबल हेड ऑफ इनकम की अगर बात करूं कि जब एक इंडिविजुअल अपना रिटर्न फाइल करने जाता है तो उसके बाद एक सैलरी इनकम होती है। ठीक है, सैलरी के ऊपर हम थोड़ा सा 15 से 20 मिनट की अगली स्लाइड्स पे डिस्कस करेंगे हम कि सैलरीज की टैक्सेशन में कौन कौन से कंपोनेंट और कौन कौन से एक्सपेक्ट्स देखे जाते हैं और कहाँ कहाँ पे उसकी एग्जम्पशन होती है, कहाँ कहाँ उसकी टैक्सेबिलिटी होती है और कहाँ कहाँ उसके आप बेनिफिट्स या उसके रिबेट्स या टैक्स क्रेडिट उसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई इंडिविजुअल्स है, कोई अगर उसने बैंक में पैसे जमा किए हुए हैं या नेशनल सेविंग के अंदर पैसे जमा किए हुए हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट का एक एलिमेंट होता है, इंटरेस्ट उसको आ रहा होता है, रिसीव हो रहा होता है। थोड़ा सी प्रॉब्लम लोगों में रही है कि उस इंटरेस्ट की टैक्सेशन के अंदर कुछ टाइम से, जब पहले वो एक सेपरेट रिजीम्स में वो कंप्लीट होता था, अब वो सेपरेट के साथ कुछ
एक्सपर्ट उसमें ऐसे भी हैं कि वो नॉर्मल टैक्स रेजिम के अंदर भी आता है। तो उसका एक छोटा सा डिफरेंस, एक सिनेरियो डिस्कस हम कर लेंगे कि किसी की इंटरेस्ट इनकम है नेशनल सेविंग के अंदर से प्रॉफिट एंड डेट्स आ रहा है तो उसकी टैक्सेशन क्या होगी। ठीक है, फिर एक इंडिविजुअल को डिविडेंड अगर आ रहा है तो उसके बारे में, कैपिटल गेन आ रहा है, कैपिटल गेन किन किन चीजों पे होता है थोड़ा सा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। कैपिटल गेन सिक्योरिटीज के ऊपर कैपिटल गेन किस तरह से होता है, और इसी तरह से जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज को अगर सेल करते हैं वहां पे कैपिटल गेन क्या किस तरह से राइज होता है, या उसकी टैक्सेशन क्या होती है, या उसके टैक्स रेट्स क्या होते हैं, इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से किसी इंडिविजुअल एयूपी को कोई रेंटल इनकम रिसीव हो रही है जो कि सेक्शन 15 के अंदर क्लासिफाई होती है, उसके कुछ एक्सपर्ट से हम बात कर लेंगे कि उसकी कुछ डिडक्शंस हैं, उसकी कुछ टैक्सेबिलिटी है, उसकी कुछ विदहोल्डिंग्स हैं, वो उस हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमको इन सारे हेड्स में, चूंकि हमारे पास 1 घंटा सवा घंटे का टाइम पीरियड इसमें होगा, ताकि हम इसको ओवरऑल थोड़ा थोड़ा एक्सपर्ट से उसके रिटर्न के, स्पेशली जो है टैक्स रिटर्न के इम्पैक्ट इसमें हम देख लेंगे। और इसकी ये चूंकि प्रेजेंटेशन जो है वो लेंदी है, काफी ज्यादा इसमें स्लाइड्स हैं, तो जहां जहां मुझे जरूरत पड़ेगी वहां वहां पे मैं उसको डीप में बता दूंगा, जहां जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसको हम ऐसे ही लेके निकल जाएंगे, ताकि हमारे जो स्पेसिफिक जो टाइम हमारा है उसके अंदर हम ये कवर कर सकें। और ये प्रेजेंटेशन जो है ना वो आपको अवेलेबल हो जाएगी इस वेबिनार के फौरन बाद, आपको इसका मटेरियल और इसका सारा के सारी जो चीजें स्लाइड्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो स्लाइड्स में भी अगर आप देख लेंगे तो बहुत सारी चीजों को मैंने स्लाइड्स को कॉम्प्रिहेंसिव थोड़ा सा बना दिया है, क्योंकि वो वेबिनार में सारी चीजें उस तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पाती, ताकि वो स्लाइड्स आपको मिलेंगी, उस स्लाइड्स में आप जो है वो चीजों को डिटेल में देख भी सकेंगे, और कोई कंफ्यूजन होगा तो इस वेबिनार के बाद भी हम डिस्कस कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद जो एक एक चीज 2022 में और IBA 7E का एक नया टैक्स जो है वो 2022 से आया हुआ है, और इस तरह से जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है CBT, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि उसका टैक्स रिटर्न में क्या इम्पैक्ट्स आ रहा है, या उसकी जो कोर्ट में लिटिगेशन चल रही है उसकी क्या चीजें हैं। ठीक है, इसी तरह से पे इनकम फ्रॉम बिजनेस है, उसके हवाले से भी हम कुछ बात कर लेंगे, और उसके जो टैक्स स्लैब्स रेट्स हैं उसके हवाले से जो हम डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड, जो कि सैलरी वाली जो है वो मैंने उसके एक्सपर्ट से डिजाइन की हुई है कि सैलरीज के अंदर आप एक इंडिविजुअल है कि जिस जो सैलरी इनकम भी अर्न कर रहा है, बिजनेस इनकम भी अर्न कर रहा है, कैपिटल गेन भी उसको रिसीव हो रहा है, डिविडेंड भी हो रहा है, तो थोड़ा सा हम जो फर्स्ट 15 मिनट्स हैं वो हम सैलरीज पे अगर हम लगा दें तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि सैलरीज के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, और उस कंपोनेंट में जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनमें मेजर एग्जम्पशंस कौन सी हैं, और उसकी टैक्सेबिलिटी के अंदर जो उसके इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है, वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेरी स्लाइड्स का जो सबसे पहला बुलेट है उसमें सैलरी, बोनस, कमीशन, वेजेस और लीव इन कैशमेंट और ओवर टाइम, ये सारा का सारा जो है वो जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं वो उनको मालूम है कि सैलरी की डेफिनेशन में आता है। और सैलरी हमारे पास इस तरह से डिटरमाइन होती है कि एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉई होता है, उनके दरमियान में जो उनका रिलेशन होता है वो एम्प्लॉयमेंट का होता है। उस एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में, उस एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को जो भी चीजें दे रहा होता है वो सारी की सारी सैलरी की डेफिनेशन के अंदर क्लासिफाई होती है, और उसकी जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो भी हम सेक्शन 12 के अंदर और उसकी 1 की विदहोल्डिंग के अंदर ये सारी की सारी चीजों को कवर करेंगे। इसमें अगर सैलरी, बोनस एंड कमीशन की बात की जाए, अब कमीशन में वो लोग भी आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कमीशन में वो लोग भी आते हैं कि जो किसी कंपनी में एम्प्लॉय नहीं होते हैं, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमेशा कि जहां कमीशन किसी एक ऐसे बंदे को दिया जा रहा है, एक ऐसे पर्सन को दिया जा रहा है जो देने वाले का और लेने वाले का आपस में एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट या एम्प्लॉयमेंट टर्म एंड कंडीशन उनकी नहीं होती, तो वो कमीशन पे सैलरी में क्लासिफाई नहीं होता, वो फिर किसी और सेपरेट उसमें सेक्शन में चले जाता है। बट अगर एक एम्प्लॉय को कमीशन एक एम्प्लॉयर देगा तो उस रिलेशन में मिलने वाला, चाहे वो कमीशन हो या कोई और रिक्विजिट्स हो या कोई और बेनिफिट हो, वो सारी की सारी चीजें जो है वो सैलरी में क्लासिफाई होंगी, और फिर वो टैक्सेशन भी वो सैलरी वाली कैलकुलेट होगी। उसके अलावा हम बात करेंगे इसके अंदर 3 चीजों को जो सैलरीज के अंदर मैंने डिटेल में थोड़ा सा मैंने बताना है, जो वो मेडिकल प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी फंड है। ठीक है ना, वापसी उसी स्लाइड्स पे आते हैं। तो मेडिकल को, प्रोविडेंट फंड को, ग्रेजुएटी फंड को मैं एक अलग स्लाइड्स पे ले गया ताकि उसमें हम थोड़ी सी डिटेल में हम बात कर लेंगे।
बाकी सारे कंपोनेंट जो हैं वो इस स्लाइड्स के ऊपर हैं, एक एक करके इसको हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसमें आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट इसमें हमारे पास जो होता है वो एक इंटरेस्ट फ्री लोन होता है या कंसेशनल लोन होता है, जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है। हमारे पास एक बेंचमार्क रेट होता है 10% का, कि अब उस बेसिकली अगर एक लोन किसी एम्प्लॉय को दिया जा रहा है और उससे एम्प्लॉयर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है, उसमें कोई भी इंटरेस्ट अगर चार्ज नहीं कर रहा है, तो उसमें ये जो होता है कि अगर इंटरेस्ट कोई चार्ज नहीं कर रहा है तो वहां पे वो पूरा का पूरा 10% जो जो उसका इंटरेस्ट होता है वो उसकी सैलरी के अंदर क्लासिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर लेट सपोज अगर कोई रिड्यूस रेट पे एम्प्लॉयर लोन दे रहा है 5%, तो बेंचमार्क रेट और एक्चुअल में जो 5% में दिया जा रहा है उसका डिफरेंस जो होता है उसकी सैलरी में क्लासिफाई हो जाता है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि कोई एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, एम्प्लॉयर उसको उस कॉस्ट के अगर बगैर दे देता है या उस रिड्यूस रेट जो कि बेंचमार्क रेट 10% है, अगर उस किसी 10% से कम पे अगर उसको लोन दे दिया जाए तो वो जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो उसकी सैलरी के अंदर क्लासिफाई हो जाता है। वो जो इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट जो सेव होती है वो उसकी सैलरी इनकम बन जाती है। ये अगर एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को लोन देता है तो ये इम्पैक्ट आता है, तो जरूर रिटर्न फाइलिंग के वक्त ये देखना होगा कि अगर किसी एम्प्लॉय ने विदाउट लोन है। इसी तरह से एक चीज और भी आती है, रिइंबर्समेंट आती है। अब रिइंबर्समेंट का भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग रिटर्न फाइल करते हुए ये प्रॉब्लम आती है कि एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस भी होते हैं। वो लेट्स सपोज कोई एम्प्लॉय के बिहाफ पे कोई खर्चा कर रहा है, कोई भी एक्सपेंस है, कोई प्रोजेक्ट कर रहा है और उस प्रोजेक्ट में वो खुद एक्सपेंस करके और वो कंपनी को बिल देने के बाद कंपनी से रिइंबर्समेंट ले लेता है। अब देखें, ये अगर रिइंबर्समेंट अगर वो उन एक्सपेंसेस की है कि जो एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस किया जा रहा है, तो वो एम्प्लॉय को जब वो पैसे मिलेंगे वो रिइंबर्समेंट के टाइम पे वो उसकी एम्प्लॉई की इनकम ट्रीट नहीं की जाएगी, अनलेस कि अगर उसको कोई पर्सनल एक्सपेंसेस, कोई उसका पर्सनल कोई ट्रिप है, कोई पर्सनल कोई उसका होटल का बिल है, कोई जो कि फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस या फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी नहीं है, उसके एम्प्लॉय का कोई खर्चा नहीं है, तो वो जब पर्सनल एक्सपेंसेस उसको मिलेंगे तो वो यकीनन उसकी सैलरी के अंदर ऐड हो जाएंगे और वो सैलरी का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से टैक्स ऑन टैक्स का भी एक इम्पैक्ट है कि अगर कोई एम्प्लॉयर अगर ये चाहता है कि वो अपने एम्प्लॉय का जो टैक्स बर्डन है वो खुद बेयर करे। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज में आपने ये देखा हुआ है इस तरह से कि जो टैक्सेशन बन रहा होता है, जो विदहोल्डिंग बन रही होती है सैलरीज के ऊपर एम्प्लॉय की, वो एम्प्लॉय भी खुद बेयर करता है। ठीक है, जब वो वहां पे खुद बेयर करता है तो भी इसका भी एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के तहत जो है वो जो टैक्स एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है वो टैक्स भी फिर एम्प्लॉय की सैलरी इनकम के अंदर क्लासिफाई हो जाता है और वहां पे वो फिर टैक्स उसका स्लैब रेट या जो भी उसके जो टैक्स रेट है वो सैलरी बढ़ जाने की वजह से, क्योंकि टैक्स का इम्पैक्ट जब ऐड हुआ तो यकीनन वो टैक्स उसके ऊपर रेट या टैक्स स्लैब इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी कुछ हैं जो कि प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुएटी फंड है, जो कि हम अगली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस कर लेंगे इसको कि इनकी टैक्सेशन क्या होती है। तो उसके बाद जो है वो ये गोल्डन शेक हैंड है, वो भी लेट सपोज कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को किसी टाइम पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है वो उसकी एम्प्लॉयमेंट खत्म करता है तो वो उस वक्त एक उसको अमाउंट कंपनसेशन के तौर पे दे दी जाती है, वो भी उसकी सैलरी का पार्ट होती है। वो सैलरी में कंप्लीट ऐड हो जाती है और उसके अंदर भी एक ऑप्शन मौजूद है कि एवरेज रेट पे 3 साल के एवरेज रेट के ऊपर वो टैक्सेशन की तरफ ऑप्शन एक आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसी तरह से अगर कोई यूटिलिटीज है, कोई इसी तरह से हाउस रेंट अलाउंसेज हैं या कोई पर्सनल कोई और बेनिफिट्स हैं जो या पर्सनल कोई ट्रिप्स हैं एम्प्लॉई के जो कि फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस नहीं है, वो जब एम्प्लॉई को दिए जा रहे होते हैं तो वो यकीनन उसकी सैलरी टैक्सेशन में आ रहे होते हैं और सैलरी का पार्ट बन रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बात करें, अगर मेडिकल की बात करें जो कि सबसे ज्यादा एक एक जो डिस्कस करने वाला इशू होता है हमेशा, सैलरी एक कंपोनेंट के अंदर मेडिकल अलाउंस। और मेडिकल अलाउंस देखें 2-3 तरीके के दिए जाते हैं। एक मेडिकल हमारे पास अलाउंस होता है और दूसरा जो है मेडिकल की फैसिलिटी होती है।
पहले हम बात करते हैं मेडिकल अलाउंस के ऊपर, जो कि पॉइंट नंबर 2 पे है। मेडिकल अलाउंस, जब भी कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को एक अलाउंस दे रहा होता है, यकीनन उसकी एक सैलरी के अंदर एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर दी जाती है, जो कि उसको लेट सपोज 1 लाख रुपए सैलरी और 20,000 रुपए उसको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, तो वो एक फिक्स उसके अंदर अलाउंस ऐड कर दिया जाता है, जो कि उसको कैश चेक की सूरत में उसको दिया जा रहा होता है। तो उस केस के अंदर जो है वो अलाउंस जो है वो 10% ऑफ द मेडिकल, जो बेसिक सैलरी का 10% तक एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, अगर 1 लाख रुपए उसकी सैलरी है, तो बेसिक सैलरी है, तो 10% मतलब 10,000 तक एग्जेम्प्ट होगा। उसके ऊपर जो भी ओवर एंड अबव जो मेडिकल दिया जा रहा होगा उसको, वो टैक्सेबल सैलरी का पार्ट होगा। तो एक छोटी सी यहाँ पे एग्जम्पशन ये मौजूद है मेडिकल अलाउंस के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अलाउंस के अलावा और ऑल्टरनेट और कौन सी मेडिकल फैसिलिटी होती है, तो वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन दे देता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कार्ड दे दिया जाता है और वो डायरेक्ट जाके वो उसको चार्ज करके और हॉस्पिटल में जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो एक तो फैसिलिटी ये हो गई, और दूसरी फैसिलिटी ये हो गई कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रीइंबर्समेंट के तौर पे ये कह दे कि आप जाके अपना ट्रीटमेंट करवा लें, मेडिकल का जो भी आपका एक्सपेंस आएगा वो आप जाके बिल कंपनी को दें और उसको रीइंबर्स करवा लें। ठीक है, तो दोनों सूरत हाल में अब एक ये मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल रीइंबर्समेंट, ये दो चीजें आ गई। ये दोनों चीजें फुली एग्जेम्प्ट होती हैं एक एम्प्लॉय के पार्ट पे, जब उसको ये दोनों चीजें मिल रही होती हैं। बट उसमें कुछ कंडीशन मौजूद हैं, वो कंडीशन फुलफिल अगर होती हैं तो मेडिकल रिइंबर्समेंट और मेडिकल की जो ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटलाइजेशन है, वो दोनों को दोनों जो है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है। वो कंडीशन कौन सी है? वो कंडीशन, पहली कंडीशन उसमें ये है कि वो जो मेडिकल रिइंबर्समेंट या हॉस्पिटलाइजेशन जो दी जा रही है, वो एज पर दी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब आपको जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है उसके अंदर टर्म एंड कंडीशन के अंदर ये दोनों चीजें मौजूद होनी चाहिए, वो अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, इन केस अगर आप रिइंबर्समेंट या कर रहे हैं या हॉस्पिटलाइजेशन कर रहे हैं, तो उसमें दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी क्लिनिक या हॉस्पिटल है उसका एनटीएन नंबर आपके पास होना चाहिए, जो कि आप एम्प्लॉयर को वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज ये होनी चाहिए, जो जितने सारे बिल्स हैं वो सारे के सारे बिल सर्टिफाइड और अटैच होने चाहिए, जो भी आपका एम्प्लॉयर है हॉस्पिटल से। ये 3 कंडीशन जो है, वो ये 3 कंडीशन मीट अगर होती हैं, होने के बाद जो है वो फिर आपके पास ये मेडिकल की दोनों चीजें, चाहे रिइंबर्समेंट हो, ठीक है, और जो मेडिकल फैसिलिटी हो या ट्रीटमेंट जो भी आपको दिया जा रहा है हॉस्पिटलाइजेशन, वो फुली आपके पास सैलरी में एग्जेम्प्ट वाले पोर्शन में आएगा, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो, एक हो गई, एक अलाउंस हो गई और एक मेडिकल की फैसिलिटी हो गई। ठीक है, दोनों को हमने डिस्कस कर लिया। अब बात, तीसरी बात यहाँ पे आती है, लेट सपोज कोई एक ऐसा एम्प्लॉयर है कि जो मेडिकल अलाउंस भी दे रहा है और मेडिकल की फैसिलिटी भी दे रहा है। ठीक है, उस केस में क्या होगा? अगर लेट सपोज मेडिकल अलाउंस भी दिया जा रहा है और फैसिलिटी भी दी जा रही है, और वो फैसिलिटी एज पर दी टर्म एंड जो भी एम्प्लॉयमेंट टर्म है उसके हिसाब से मौजूद है, तो उस सूरत में जो है आपका जो मेडिकल अलाउंस होता है वो फुली 100% टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, दोनों चीजों की एग्जाम्पशन यहाँ पे एक साथ अवेलेबल नहीं हो सकेगी, कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दोनों चीजें दे रहा है, अलाउंस भी दे रहा है और साथ में उसको फैसिलिटी भी दे रहा है, और वो जो फैसिलिटी है वो एज पर द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और वो कंडीशन सारी मीट हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इंटाइटल्ड हो गया रिइंबर्समेंट या हॉस्पिटलाइजेशन का। तो अगर वहां पे वो उसका इंटाइटल हो गया, तो अलाउंस वहां पे फुली टैक्सेबल हो जाता है। उसकी अलाउंस की एग्जाम्पशन वहां पे जो 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जाम्पशन मिलती थी, वो भी आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें प्रोविडेंट फंड, बात कर लें, ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर आता है प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुइटी फंड। इस पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास प्रोविडेंट फंड भी दो होते हैं। अगर आप कंपनी से बात करेंगे, एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है और एक अनरिकॉग्नाइज्ड फंड। इन दोनों का फर्क मैं बता दूं, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, बेसिकली प्रोविडेंट फंड होता ही है कि एक एम्प्लॉयर अपने पास से कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है और उतना ही एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट करके एक फंड बना रहा होता है, और वो फंड इकट्ठा कर रहा होता है, और जब वो रिटायर होता है या टर्मिनेट किया जाता है या वो एम्प्लॉय छोड़ के जाता है उस कंपनी से, तो उसको एक ह्यूज अमाउंट जो है वो छोड़ते वक्त मिल जाती है, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट होती है। तो वो प्रोविडेंट फंड की बात करें तो हर कंपनी में जो है ना वो दो तरीके के हो सकते हैं।
पहला तरीका जो रिकॉग्नाइज फंड होगा, वो रिकॉग्नाइज फंड में कमिश्नर की अप्रूवल्स मौजूद होती है। 6 शेड्यूल के अंदर इनकम टैक्स का कमिश्नर जो होता है वो उस फंड को अप्रूव करता है, और वो एक अप्रूव रूल्स के तहत चल रहा होता है, तो उसके अंदर एग्जम्पशंस ज्यादा होती हैं, उसके अंदर बेनिफिट ज्यादा होते हैं। ऑफ कोर्स एम्प्लॉय के पार्ट पे भी और एम्प्लॉय के पार्ट पे भी उसमें बेनिफिट मिलते हैं। बट एक फंड होता है अनरिकॉग्नाइज होता है, वहां पे कमिश्नर की कोई अप्रूवल नहीं होती है। एम्प्लॉयर एक अपनी मर्जी से एक फंड बना के और एक सेपरेट एंटिटी बना के या उसको ट्रस्ट बना के या अपने ही बैंक अकाउंट में एक फंड मेंटेन करता है, जो कि प्रोसेस सारा वही हो रहा होता है कि एम्प्लॉय की डिडक्शन हो रही होती है और एम्प्लॉय का एक पोर्शन होता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मिला के हर महीने एक अमाउंट अलग कर दी जाती है और सारे एम्प्लॉयज की अलग कर दी जाती है। तो वो फंड जो है वो अगर कमिश्नर से अप्रूव नहीं होता तो वो अनअप्रूव अनरिकॉग्नाइज फंड की डेफिनेशन में आता है, और उसके अंदर फिर एम्प्लॉयर को भी कोई खास बेनिफिट या एम्प्लॉय को भी उसका कोई टैक्स पर्पज से जो है ना कोई खास बेनिफिट नहीं होता है। तो इसीलिए रिकमेंड यही किया जाता है कि वो रिकॉग्नाइज फंड के अंदर आप जाएं। उसके बाद बात करें कि इसके अगर रिकॉग्नाइज फंडिंग की मैं टैक्सेशन की बात करूं तो इसमें दो कंपोनेंट 3 कंपोनेंट होते हैं। एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, मैंने बात की कि अगर 1 लाख रुपए सैलरी दी जा रही है तो उसमें से 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एम्प्लॉय से डिडक्ट किया जाता है, और वही उतना ही अमाउंट जो है एम्प्लॉयर भी अपने पास से मिलाता है। मिलाने के बाद जो है वो उसको सेपरेट कर दिया जाता है और वो सेपरेट वो इकट्ठा हो जाता है वहां पे, ठीक है। एक्यूमुलेट हो रहा होता है सारे एम्प्लॉयज का, और उसके बाद वो फंड यकीनन या तो बैंक अकाउंट में रखा होता है, उसके ऊपर एम्प्लॉयर उस पर कुछ इंटरेस्ट अर्न कर सकता है, या उसको और किसी जगह पे इन्वेस्ट करके वहां से वहां इंटरेस्ट वहां से उस अमाउंट को, यकीनन अगर वो अमाउंट अगर ऐसे ही पड़ी हुई करंट अकाउंट में, तो एम्प्लॉयर की प्रेफरेंस यही होती है और एम्प्लॉयज की प्रेफरेंस भी यही होती है कि हमारा पैसा कहीं इकट्ठा फंड जो है वो जमा करा के उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट आ जाए। तो वो जो प्रॉफिट होता है, तो जितना भी प्रॉफिट उसके ऊपर आता है वो एम्प्लॉय के अंदर उन्हीं रेशो में जितना जिस एम्प्लॉय का फंड वहां इकट्ठा होता है उसी रेशो में वो प्रॉफिट उसी एम्प्लॉय को एलोकेट हो जाता है। और फिर जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है या टर्मिनेट होता है, तो उस टाइम पे जब उसको वो फंड मिलता है, तो वो फंड बेसिकली क्या होता है, उसमें एक कंपोनेंट एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, और तीसरा इंटरेस्ट होता है। ये तीनों चीजें मिला के एक्यूमुलेटेड जो है वो एम्प्लॉय को दे दी जाती है जब वो छोड़ के जाता है या रिटायर होता है किसी भी सूरत के अंदर, ठीक है। तो अच्छा, रिकॉग्नाइज फंड में बात करें तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो फुली टैक्स हो जाता है, क्योंकि 1 लाख रुपए की अगर सैलरी की एग्जांपल में दे रहा हूँ तो उसमें 10,000 अगर एम्प्लॉय से डिडक्ट हुआ तो सैलरी ग्रॉस के ऊपर टैक्स हो जाती है। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो तो ऑलरेडी टैक्स हो रहा होता है आपकी सैलरी के साथ, बट जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो फुली टैक्सेबल यहाँ नहीं होता। वहां पे एक लिमिट दी हुई है 10% ऑफ दी जो 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 बेसिक सैलरी का 10% होता है या 150 जो भी इनमें लोअर अमाउंट होती है, उस कैप तक जो है वो एग्जम्पशन होती है। उसके बाद जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो सारा का सारा टैक्सेबल होता है उसके अंदर ना। उसके बाद ही जाते इंटरेस्ट भी, जो इंटरेस्ट भी एलोकेट किया जा रहा होता है उसके अंदर भी एक फॉर्मूला है कि वो भी हायर ऑफ 1/3 ऑफ सैलरी 16% ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट, जो भी इनमें जो हायर होता है उस कैप तक यहाँ पे एग्जेम्पशन होती है, उसके ऊपर जो है ना वो टैक्सेबल होता है। उसके बाद वो सैलरी का पार्ट बना दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो है ना वो अब जब एक एम्प्लॉय जब जाता है छोड़ के, तो ये 3 कंपोनेंट अपने साथ लेके जाता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट की अमाउंट, ये तीनों इकट्ठी होती है और वो जाते हुए उसको दी जाती है। जब वो जाते हुए दी जाती है तो वो फुली एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। अगर वैसे बात करें अनरिकॉग्नाइज फंड के अंदर, तो अनरिकॉग्नाइज फंड के अंदर जो वो एक्यूमुलेटेड बैलेंस लेके जा रहा होता है एम्प्लॉय लेके जा रहा होता है, वो फुली उसकी सैलरी का पार्ट बनता है और वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। चाहे वो उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो, वो ऑलरेडी टैक्स हो रहा होता है। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी टैक्सेबल होता है। जो इस पे इंटरेस्ट अगर आ रहा होगा उसी फंड के ऊपर, अगर वो अनरिकॉग्नाइज है, कमिश्नर से अप्रूव नहीं है, तो वो उस सूरत में इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा। तो इसी तरह से अनरिकॉग्नाइज में बात करें तो तीनों कंपोनेंट जो है वो एम्प्लॉय के पार्ट पे टैक्सेबल होता है, और एम्प्लॉयर लायबल होता है कि वो पेमेंट करते हुए उसकी टैक्स की डिडक्शन जो है ना वो 100% कर लेता है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें ग्रेजुएटी फंड की बात करें,
ग्रेजुएटी फंड भी इसी तरह से दो तरीके के होते हैं। ग्रेजुएटी फंड होता है क्या है, बेसिकली जिन्होंने फर्स्ट टाइम ग्रेजुएटी फंड का सुना है तो उनके लिए बता दूं कि हर साल की एक सैलरी जो है तो एम्प्लॉयर वो एक पार्ट कर देता है एम्प्लॉय के लिए। लेट सपोज जब 10 साल के बाद एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो वो उसको नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से उसको टोटल 10 में साल की या 12 साल के बाद गया तो 12 सैलरी जो आखिरी विड्रॉन सैलरी जो बायलॉज होते हैं उसके तहत उसके भी कोई बायलॉज होते हैं कि वो क्या उसके अंदर टर्म एंड कंडीशन होती हैं। बट उसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि जितना साल एम्प्लॉय ने काम किया उतनी सैलरीज उसको वहां पे मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसमें अगर हम बात करते हैं कि उसमें भी इसी तरह से प्रोविडेंट फंड की तरह से दो फंड होते हैं, एक अप्रूव फंड होता है, एक अनअप्रूव फंड होता है। अप्रूव फंड की मैं बात करूं तो वो फुली एग्जेम्प्ट होता है कि जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के नाम पे वो फंड इकट्ठा कर रहा होता है वो फुली एग्जेम्प्ट होता है। और जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उसको नंबर ऑफ ईयर्स जितने भी उसने काम किए होते हैं वो पैसे उसको जब मिलते हैं तो एम्प्लॉय के पार्ट पे वो सैलरी का पार्ट जरूर होते हैं बट वो टैक्सेबल नहीं होते, वो एग्जेम्प्ट वाले पोर्शन में आ जाते हैं। इसी तरह से जो है वो अनअप्रूव अगर की बात करें तो अनअप्रूव बिल्कुल भी एग्जेम्प्ट नहीं होता। उसके अंदर ये फॉर्मूला है कि 50% ऑफ द ग्रेजुएटी या 75 जो भी लोअर अमाउंट होगी वहां तक की एग्जाम्पशन होती है, बाकी वो है वो टैक्सेबल होती है। तो इसका आप मतलब समझ सकते हैं कि कंप्लीट तौर पे वो ग्रेजुएटी जो है ना वो एम्प्लॉय के पार्ट पे टैक्स हो जाती है। तो एक अगर ह्यूज अमाउंट उसको मिल रही होती है तो वो अनअप्रूव होने की वजह से, कमिश्नर की 6 शेड्यूल की अप्रूवल ना होने की वजह से वो उसको एम्प्लॉय को वहां पे टैक्स बेयर करना पड़ता है या एम्प्लॉय को जो है ना जब सैलरी देते हुए टैक्स की डिडक्शन करनी पड़ती है वहां पे। ठीक है। तो ये हमारे पास सैलरीज का पार्ट था जो कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी फंड और मेडिकल, ये तीन जो इसके बड़े एरिया हैं। उसके अलावा जो ये फर्स्ट स्लाइड के ऊपर हमने ये छोटी छोटी चीजें डिस्कस की, ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी दे रहा है, किसी भी तरीके का बेनिफिट दे रहा है, उसके घर की बिजली के बिल पे कर रहा है, उसके बच्चों की फीस पे कर रहा है, एवरीथिंग जो भी उसको पे किया जा रहा है वो सारा का सारा एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बनेगा अगर वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के रिलेशन में वो सारी चीजें उसको दी जा रही हैं। ठीक है। तो इनके जो टैक्स रेट्स हैं वो आगे की स्लाइड्स के ऊपर मौजूद है कि वो इन सारी चीजों को टोटल करने के बाद जो एक सैलरी का पार्ट बनेगा वो सैलरी का पार्ट जो है वो उस स्लैब के हिसाब से जो कि फर्स्ट शेड्यूल में सैलरीज के स्लैब मौजूद हैं, सैलरीज के अदर देन सैलरीज के दोनों, वो वहां से उसकी जो टोटल सैलरी बनेगी उस स्लैब के हिसाब से वो टैक्स कंप्यूट उसका हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि हम अभी इसमें आईआरएस की डेमोन्स्ट्रेशन इसमें होगी नहीं, वरना अगर वो सैलरी आप आईआरएस के ऊपर भी जाके जब डालेंगे आप उस पे तो आईआरएस पे भी जब डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक खुद टैक्स कैलकुलेट कर देगा। सैलरी का आपको निकालने की या कैलकुलेट करने की आपको जरूरत वहां पे नहीं पड़ती। अगर मैनुअल आपको चेक करना है तो मैनुअल के लिए हमारे पास इस स्लाइड्स के अंदर वो चार्ट या टेबल मौजूद है, वो आपको ये शेयर हो जाएगा, आपको पूरी स्लाइड्स मिल जाएंगी आपको इस वेबिनार के बाद। तो आप वो स्लाइड्स को फिर आप जाके उस से पढ़ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं उसमें फर्दर क्या है। ठीक है। 1.25 घंटे का टाइम है तो इसको हम डिटेल में जाके डिस्कस जितना कर सकते हैं तो उसमें हमने डिस्कस कर लिया। बाकी हम कुछ चीजें और कर लेते हैं कि एक इंडिविजुअल की कोई पैसिव इनकम जो तो होती हैं वो कुछ इनकम होती है जो कि एक सैलरी एम्प्लॉय, कोई सैलरी एम्प्लॉय है या बिजनेस अगर किसी की इनकम है तो उसके साथ ये कुछ और पैसिव इनकम्स हैं जो कि उसका टैक्स रिटर्न का पार्ट बनती है। तो थोड़ा सा इसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज किसी किसी इंडिविजुअल ने अगर रेंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डील करता है सेक्शन 15 डील करता है। ठीक है। 15 के अंदर उसके जो डिडक्शन होते हैं वो उन चीजों को डील किया जाता है। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपने किसी ओनर ने किसी ने आपने लैंड या बिल्डिंग किसी को अगर रेंट पे दी हुई है उसके अगेंस्ट में उसको एक कंसिडरेशन रिसीव हो रही है तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्लासिफाई होता है। इसी तरह से और एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट अगर कोई है लैंड, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग का, तो वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर डील होता है। तो अगर किसी को रेंटल इनकम रिसीव हो रही है तो अब उसके अंदर कुछ एक्सपेंसेस अलाउड है। अच्छा, पहले तो बात कर लें कि इंडिविजुअल के लिए या एओटी के लिए जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी वो नॉर्मल टैक्सेशन के अंदर आती है। जो भी आपकी इनकम
प्रॉपर्टी होगी और जो आपको कुछ expenses जो भी नीचे डिडक्शन जो है कुछ अलाउड है वो होने आपके में आगे टैक्स के अंदर जाके इसकी बेसिस तो ये इनकम जो है वो जाके आपकी ऐड हो जाएगी आपकी बेसिस इनकम के अंदर, और आपकी सैलरी इनकम है तो उसके अंदर भी जाके ऐड हो जाएगी। और वो टैक्स रेट जो है वो उसका एक फॉर्मूला है कि वो डिस्कस हम कर लेंगे 75% वाला, वो उसके हिसाब से वो चार्ट आपको वहां से ऑप्ट करना पड़ेगा फर्स्ट शेड्यूल वाला। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अगर किसी को रिसीव हो रही है तो उसको ये कुछ एक्सपेंसेस हैं वो अलाउड होते हैं। वो वो एक्सपेंसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। डिडक्शन जो है वो कौन कौन से होंगे? एक तो उसको रिपेयर मेंटेन अलाउंस जो ग्रॉस ग्रॉस रेंट उसको रिसीव हो रहा है किसी भी टेनेंट से, किसी भी लैंडलॉर्ड को, तो वो 1/5 मतलब 20% ऑफ द ग्रॉस रेंट जो है उसको स्टेट रिपेयर मेंटेन अलाउंस उसको वहां पे मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से और भी कुछ चीजें 4% जो है उसका जो भी उसकी कलेक्शन चार्जेस है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो चार्जेस हैं, यकीनन अगर रेंट पे आपने दिया हुआ है तो वो रेंट पे वो चार्जेस आपको रिसीव हो रहे होते हैं, आपको वो चार्जेस जो एक्सपेंस हो रहे होते हैं आपको, वो चार्जेस आपके यहाँ पे एडमिसिबल का पार्ट हो जाएंगे और टैक्स इसमें जो डिडक्शन जो है प्रॉपर्टी के केस में वो आपको अलाउ हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कोई अगर आपने जो प्रॉपर्टी रेंट आउट की है, बिल्डिंग रेंट आउट की है, तो उसका कोई भी इंश्योरेंस है वो आपको एज एक्सपेंस आपको क्लेम मिलेगा। इसी तरह से कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स है, ग्राउंड रेंट आप दे रहे हैं, लोकल टैक्सेस है, सीज है, ये सारी चीजें दे रहे हैं, या कोई भी ऐसी आपका केस चल रहा है कोई भी जो कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो वो सारे के सारे आपको डिडक्शन या जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम एक्सपेंसेस बोलेंगे उस प्रॉपर्टी इनकम के अगेंस्ट में, वो उसके अंदर आपकी टोटल इनकम से वो सारे एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे और फिर जो नेट जो जो प्रॉफिट होगा, नेट जो इनकम होगी, उस वो पे नॉर्मल टैक्स के ऊपर जो है इस पर स्लैब होगा वो चार्ज हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें कुछ चीजों को एक्सक्लूड किया गया है, कोई ऐसी बिल्डिंग जो कि प्लांट एंड मशीनरी के साथ अगर दी है, ठीक है ना, अब थोड़ी सी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज ऐसे हो गई कि अगर कोई कोई बिल्डिंग आपने रेंट आउट की हुई है उसके साथ प्लांट एंड मशीनरी भी है कोई, ठीक है ना, तो अब वो आपकी यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्लासीफाई नहीं होगी, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्लासीफाई होगी। ठीक है, इसी तरह से कोई आपने बिल्डिंग अगर रेंट आउट की है, ठीक है, कोई अगर आपने बिल्डिंग रेंट आउट की है तो उसमें कोई एम्यूनिटीज या यूटिलिटी या कोई भी ऐसी सर्विसेज जो कि उस बिल्डिंग से कनेक्टेड हुई भी, उसको आप जनरेटर की सर्विस दे रहे हैं या कोई ऐसी अदर सर्विसेज दे रहे हैं, उसको यूटिलिटीज दे रहे हैं, तो वो सारी की सारी सर्विस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे नहीं आएगी, वो पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपकी क्लासीफाई हो जाएंगी। ठीक है, अब ये छोटा सा हमारा था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का था। और अगेन मैं इसमें ये बात करूं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के जो नेट जो ग्रॉस रेंट मिल रहा होगा, ये डिडक्शन अलाउड होने के बाद जो बची हुई अमाउंट होगी वो आपकी किसी दूसरी इनकम के साथ, चाहे वो इनकम फ्रॉम बिजनेस हो, चाहे वो आपकी सैलरी इनकम हो, उसके साथ जाके वो ऐड हो जाएगी, क्लब हो जाएगी और फिर वो आपकी वहाँ टोटल इनकम बन जाएगी। जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा उस टोटल इनकम के ऊपर होगा, क्योंकि ये नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी की उसमें डोमेन में सारी आती है। 5 मिनट का इसमें ब्रेक देते हैं, अजान हो रही है तो मैं आपको 5 मिनट में शुरू करता हूँ। 5 मिनट देते हैं, अजान हो रही है।
ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा ये डिस्कनेक्ट हो गया था। आई थिंक सबको आवाज भी आ रही है और स्क्रीन में आ रही है, आई थिंक ना। ठीक है, शार्ट। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे यहाँ पे मैसेज कर दे। आवाज सबको आ रही है, स्क्रीन सबको नजर आ रही है। ठीक है, मैं शार्ट कर। ठीक है, अब आपने इसमें बात की प्रॉफिट एंड डेट पे बात की, जो कि सेक्शन 7B ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डील करता है इसमें हमारा। तो वो उसमें उसमें जो है बेसिकली, अगर किसी के पास कोई फंड पड़ा हुआ है और वो फंड जो है अगर किसी बैंक में रखा हुआ है या नेशनल सेविंग में रखा हुआ है या किसी ऐसे ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर रखा हुआ है जहां से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है या उस पैसे पे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, जिसको हम लॉ की लैंग्वेज के अंदर प्रॉफिट एंड डेट, जो कि 7B डील करता है चार्जेबिलिटी के हिसाब से, और सेक्शन 151 डील करता है विथहोल्डिंग के हिसाब से। देखिए, इसमें दो एक्सपर्ट्स होते हैं। एक तो जब आपको प्रॉफिट मिलता है, जब आपको प्रॉफिट रिसीव होता है, ठीक है, तो आपको कोई बैंक प्रॉफिट दे रहा होता है, नेशनल सेविंग दे रही होती है, या वो इंस्टीट्यूशन जो आपको प्रॉफिट दे रहा होता है वो उसके ऊपर 15% की विथहोल्डिंग कर लेता है। ठीक है, जो भी आपको प्रॉफिट दे रहा होगा उसमें स्टेट वन सेक्शन 151 के अंदर 15% का रेट है, वो एक विथहोल्डिंग के साइड का रेट है। अगर मैं बात करूं चार्जेबिलिटी की, बात करूं अपने हिसाब से, बात करूं कि मैं अपना रिटर्न फाइल कर रहा हूं, आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ। ठीक है, अब इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ उस चार्जेबिलिटी के लिए जो थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि लोग उसको 15% पे समझते हैं। यकीनन वो 15% मौजूद है, लेकिन अगर प्रॉफिट या इंटरेस्ट आपको अगर 5 मिलियन तक मिल रहा है तो वो 15% तक उसका टैक्स रेट है। 15% तक वो 7B में टैक्स चार्जेबल होगा। ठीक है, सब्सिक्वेंट 151 में आपकी विथहोल्डिंग भी उतनी ही हो जाती है। ठीक है, तो बैलेंस हो जाता है, जो भी आपका चार्जेबल बना वही आपकी विथहोल्डिंग हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, ये काफी इश्यूज हमें भी आते हैं, लोगों की क्यूरीज आती हैं इसके हवाले से, कि अगर किसी का प्रॉफिट, किसी का इंटरेस्ट बैंक में रखा हुआ है जिसपे इंटरेस्ट आ रहा है, या नेशनल सेविंग में आ रहा है, या किसी वट किसी भी जगह पे अगर इंटरेस्ट आ रहा है उसको, या प्रॉफिट एंड डेट आ रहा है, तो वो प्रॉफिट एंड डेट अगर 5 मिलियन से ज्यादा बन रहा है पूरे साल में, जुलाई से लेकर जून तक, अगर इंटरेस्ट 5 मिलियन से एक्सीड कर रहा है, तो फिर वो 15% पे वो टैक्स नहीं होगा, वो फिर नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ जाएगा। ठीक है, में आ जाएगा। के लिए कोई कैप नहीं है 5 मिलियन की। विथहोल्डिंग के लिए 15% ही होता है इंटरेस्ट दे रहा है, तो चाहे वो 5 मिलियन का हो या 10 मिलियन का हो या 20 मिलियन का आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो या प्रॉफिट मिल रहा हो, वो पूरा का पूरा जो है वो पूरा का पूरा जो है वो 15% पे उसकी विथहोल्डिंग हो जाती है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, लेकिन जब आप चार्जेबिलिटी की बात करेंगे, जब मैं अपना टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा, तो उसमें वो प्रॉफिट जो है ना वो 5 मिलियन से जैसे ही एक्सीड करेगा, तो वो जो रेट है वो नॉर्मल टैक्स में चला जाएगा, और जब नॉर्मल टैक्स में चला जाएगा तो आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। उसमें से जब विथहोल्डिंग चूंकि कम हुई भी होगी, अगर आपका रेट जो है वो 17.5% हो गया या 20% हो गया, नॉर्मल स्लैब में आने के बाद हो जाता है, तो वो यकीनन वो टैक्स रिटर्न के टाइम पे आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, जो कि आपने डिस्चार्ज करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब इसको आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि 5 मिलियन तक का इंटरेस्ट यकीनन एक टैक्स पेयर के पास आना चाहिए। उससे ऊपर जाएगा तो यकीनन वहां पे टैक्स लायबिलिटी वहां पे अराइज हो जाती है, और जो कि नॉर्मल केसेस में 5 मिलियन से प्रॉफिट ऊपर गया, इंटरेस्ट ऊपर गया, तो विदहोल्डिंग तो अगेन 15% में हुई होती है, लेकिन चार्जेबिलिटी का रेट जो है ना वो नॉर्मल की वजह से ज्यादा हो जाता है। तो रिटर्न के टाइम पे एक जो है ना वो टैक्स पेबल या टैक्स की डिमांड जो है ना वो वहां पे रेज हो जाती है, जो कि आपको टैक्स वहां पे करना होता है। ठीक है, अगेन बात कर लूँ 7B और 151 में, दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों को जो है ना वो कंबाइन इस तरह से आप नहीं देख सकते। 151 विदहोल्डिंग के एक्सपेक्ट से होगा, वो 15% पे फ्लैट रेट है। बैंक 15% इंटरेस्ट देते वक्त टैक्स विदहोल्ड करेगा और जमा करा देगा। अगर आपका 5 मिलियन तक का प्रॉफिट है तो आपका चार्जेबल भी 15 होगा, तो दोनों वहां बैलेंस हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होती, टैक्स लायबिलिटी वहां अराइज होती है जहां प्रॉफिट या इंटरेस्ट की अमाउंट 5 मिलियन से बढ़ जाती है, तो वहां नॉर्मल रेट में जाने की वजह से आपका टैक्स रेट आपका चेंज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और आपकी विदहोल्डिंग आपकी वहां पे कम पड़ जाती है, जो आपको रिटर्न के साथ पे करना पड़ता है। इसी तरह से बात कर लें डिविडेंड पे, डिविडेंड भी इसी तरह से जो है वो विदहोल्डिंग का सेक्शन 150 है, और बट
वहाँ चार्जेबिलिटी के लिए सेक्शन वहाँ पे 5 है जो कि डील करता है। तो अब यहाँ पे यहाँ पे विदहोल्डिंग और यहाँ चार्जेबिलिटी दोनों के रेट्स सेम है। अगर आपको डिविडेंड किसी पावर जनरेशन कंपनी से मिलता है तो फाइलर के लिए 7.5% है और बाकी नॉन फाइलर के लिए 15% है। कंपनीज का डिविडेंड का रेट 25% है और नॉन फाइलर के लिए 100% है। इसी तरह से अदर डिविडेंड जो है वो 15% पे और नॉन फाइलर है तो उसको 30% पे क्लासीफाई होगा। और डिविडेंड आपके पास फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर आती है, कोई एक्सपेंस एलोकेट इसमें नहीं होगा। सिंपल सा जो है वो आपका जो डिविडेंड आपको मिलेगा, डिविडेंड जब मिलते हुए उस वक्त उसकी विदहोल्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और अभी हम चूंकि बात कर रहे हैं टैक्स ईयर 2023 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो 2023 में जो टैक्स रेट है वो ये है और इसी तरह से ये फाइनल टैक्स रिजीम में जाके ये टैक्स आपके पास हो जाएगा। ठीक है, हम अब थोड़ा बात कर लेते हैं कैपिटल गेन के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है ना, कैपिटल गेन हमारे पास मैंने इसको समराइज करने के लिए ये कर दिया। अगेन आपको ये इसकी स्लाइड्स आपको मिल जाएगी, इस वेबिनार के फौरन बाद मिल जाएगी स्लाइड्स। तो शायद हम डिस्कस करते हुए इसको बिल्कुल क्लोज डिस्कस ना कर सकें, बट आपको मिल जाएगी तो उसके अंदर आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, देख लेंगे, इनके टैक्स रेट देख लेंगे। कैपिटल गेन हमारे पास दो तरीके का होता है जो कि मैं डिस्कस करूंगा। 37A होगा जहाँ पे सिक्योरिटीज पे आपने शेयर परचेज किए हैं और शेयर उसको डिस्पोज किए हैं या शेयर आपने बेचे हैं, तो वो बेचते वक्त आपका कैपिटल गेन अराइज होता है सिक्योरिटीज के ऊपर, जो कि जिसकी टैक्स रेट मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। लेट सपोज आपने एक शेयर खरीदा जो है कि जो कि 1 लाख रुपए का और उसको बेचा आपने 1,20,000 रुपए का। तो यकीनन 1 लाख रुपए की चीज 1,20,000 में जब आपने बेची है तो 20,000 रुपए का गेन अराइज हुआ डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर, जो कि कैपिटल गेन में आपके पास आएगा। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट स्लैब रेट्स हैं जो कि आपको लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे 37A के नाम से, जहाँ पे होल्डिंग पीरियड हमारा 1 साल से एक्सीड नहीं करता है, वहाँ पे 15% है। इसी तरह से ये होल्डिंग पीरियड के हिसाब से 12.5, 10 और 7.5 इसी तरह से इनके रेट आपके पास। आपको होल्डिंग पीरियड देखना है। होल्डिंग पीरियड क्या होगा अगर जिसको नहीं पता, तो होल्डिंग पीरियड आपने जब खरीदा है और जब बेचा है उन दोनों में जो डिफरेंस है, लेट्स सपोज 2 साल में बेचा है तो 2 साल होल्डिंग पीरियड है, 3 साल के बाद बेचा है तो 3 साल होल्डिंग पीरियड है। तो वो होल्डिंग पीरियड के हिसाब से यहाँ पे टैक्स रेट है, जो कि आपका यहाँ सेपरेट टैक्सेशन कैपिटल गेन के ऊपर यहाँ पे एक इंडिविजुअल और ईओपी की होगी। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं कैपिटल गेन इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी आता है। ठीक है, कोई भी आपके पास प्लॉट है, कोई भी आपके पास फ्लैट है, कोई भी आपके पास कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है, उसको जब आप खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसका जो फॉर्मूला वही होता है कि जो आपको कंसिडरेशन मिलती है माइनस उसमें से जो आपने परचेजिंग कॉस्ट होती है वो लेस करते हैं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी दोनों में फॉर्मूला वही है कि जितने का लिया और फिर जितने का बेचा, जो बेचते वक्त जो आपके पास एक ज्यादा अमाउंट आती है तो वो कैपिटल गेन में आती है। इसी तरह से इमूवेबल प्रॉपर्टीज में हर साल ये रेट्स चेंज होते रहे नॉर्मली। इस साल 2023 की अगर हम बात करते हैं तो 2023 के टैक्स रिटर्न के अंदर ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्लॉट और फ्लैट्स के जो रेट्स हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ भी अगेन वही कॉन्सेप्ट है, होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट है। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ वेयर होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, ठीक है ना, 1 साल से ज्यादा होल्डिंग पीरियड मतलब आपने प्लॉट खरीदा या जो प्रॉपर्टी खरीदी मूवेबल 1 साल के आपने अंदर अंदर बेच दी, तो अगर वो ओपन प्लॉट है तो वहां पे रेट उसका उसके कैपिटल गेन के ऊपर 15% लगेगा। कंस्ट्रक्टेड है तो भी 15 लगेगा, फ्लैट है तो भी 15 लगेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने 1 साल से ज्यादा रख के बेची और 2 साल से कम में बेच दी तो वो रेट 12.5, 10 और 7.5 है। ऊपर आपके पास वो देख सकते हैं किस कैटेगरी में आपका क्लासीफाई होता है। तो इसी तरह से ये बिल्कुल एक समराइज करके हम यहाँ पे आपको दे दिया गया है। तो अगर आपके पास प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, जो भी है, आप उसके होल्डिंग पीरियड के हिसाब से यहाँ पे उसका रेट देख के उसको टैक्स कंप्यूट कर सकते हैं। अगर आप रिटर्न फॉर्म के अंदर भी जाएंगे आईआरएस के अंदर तो उसके अंदर भी ये मौजूद है होल्डिंग पीरियड के हिसाब से। तो आपका जो भी होल्डिंग पीरियड होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी आप 2 साल के बाद जब बेच रहे होंगे तो जो भी गेन अराइज होगा, ठीक है, वो गेन उसी कॉलम के अंदर आप फीड करेंगे तो ये टैक्स रेट वहां पे बिल्ट इन मौजूद है और वो ऑटो कैलकुलेट वहां पे कर देंगे आपके पास। ठीक है, इसके साथ अगर जब प्रॉपर्टी सेल और परचेज करने पे आपका 236C या 236K ये भी आपका टैक्स एडवांस टैक्स चला जाता है, जो कि आपका वो एडजस्टेबल है। नॉर्मल रेजिडेंट की केस के अंदर तो वो अगर कोई प्रॉपर्टी अगर बिक रही है उसमें गेन हो रहा है तो वो गेन उस विदहोल्डिंग से उस एडवांस टैक्स से वहां से एडजस्ट किया
जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि ये तो हमारे पास टैक्स वाले कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब इस वक्त जो टैक्स रिटर्न्स के अंदर एक और जो थोड़ा सा इश्यूज है, जो 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 प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये तो अगर बहुत सारे लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा तो वो सैलरी और बिजनेस और डिविडेंड और प्रॉफिट एंड एड, ये तो इनके रेट्स मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। ये प्रेजेंटेशन अगेन बता दूं मैं आपको, इस वेबिनार के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगी, ये आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, आपको व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगी और आपको आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो वो मैं आखिरी स्लाइड्स पे ईमेल एड्रेस और नंबर शेयर कर दूंगा। मुझे आप अपने नाम से ईमेल या व्हाट्सअप कर दिएगा तो ये स्लाइड्स आपको एज इट इज मिल जाएगी। इसके साथ कुछ और मटेरियल, टैक्स रेट्स हैं, टैक्स कार्ड्स हैं जो कि 2023 के भी हैं और 24 के भी हैं, वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप उसको कॉम्प्रिहेंसिव बैठ के देख सकते हैं, और अगर डिस्कस करना है और कोई क्यूरी है तो फिर आप उसको बाद में भी रेस कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे अगेन, अगर रेजिडेंट की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो रेजिडेंट पर्सन के ऊपर 2022 में पिछले साल 2 टैक्स और इम्पोज किए गए थे। ठीक है, जो भी रेजिडेंट पर्सन है वो, अब चूंकि हम यहाँ पे इंडिविजुअल और यूपी की बात कर रहे हैं ज्यादातर, चूंकि टैक्स ड्यू डेट हमारे पास होने की मौजूद है, तो अगर मैं किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल या यूपी की बात करूं तो उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर 7E भी है और कुछ सीबीटी है जो कि कैपिटल वैल्यू टैक्स के नाम से है फॉरेन एसेट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये 2022 के अंदर जाके इंसर्ट हुआ था, लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम आया था ये दोनों टैक्स, और ये पिछले साल से और 2023 के अंदर भी ये आ गया है। ठीक है, 2023 के अंदर भी ये अप्लाई होता है। तो इस साल जो रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं, तो इसकी हम थीम पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ी सी थीम देख लेते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट्स क्या करनी है आपने। अगर किसी का 7E एप्लीकेबल होता है, 7E जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर हमारा अपडेट किया गया है, और सीबीडी जो है वो फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर सेक्शन 8 के अंदर इंसर्ट किया गया है। तो आप वहां से भी जाके अगर किसी को देखना है तो देख सकते हैं। इसकी मेरे पास थोड़ी सी जो है वो मैंने उसको समराइज करके उसकी एक मैंने यहाँ डाल दी एक चीज, ताकि हम 7E हम देख लें, व्हाट इज 7E, 7E है क्या, उसके ऊपर टैक्स कैसे इम्पोज होगा और उसका रिटर्न के अंदर उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, ये जो है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम बात करते हैं कि 7E जब 2022 के अंदर इंसर्ट हुआ तो ये बेसिकली एक रेजिडेंट पर्सन की इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर आया। ठीक है, नॉर्मली कैपिटल एसेट के अंदर आया, और कैपिटल एसेट के अंदर अगर हम, चूंकि ये टॉपिक डिटेल वाला इस वक्त नहीं है, तो इमूवेबल बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर ही है। कैपिटल एसेट की अगर डेफिनेशन की हम बात करेंगे तो उसमें से सारी चीजों को निकाल देता है। मेनली हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टीज, कोई फ्लैट, कोई बिल्डिंग, कोई उसके अलावा जो है वो कोई अगर हाउस है, कोई, वो हमारा इसमें रह जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जब ये 7E आया तो ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई ऐसी जमीन आपके पास है जिसको वो ये कहते हैं खाली पड़ी हुई है, और उसको आपको उसके ऊपर इम्पोज किया है। बेसिकली वेल टैक्स होता है, उसको इन्होंने जो है ना वो एक तरह से इंट्रोड्यूस किया है 7E के नाम से, और उसमें ये लगाया कि जो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज होंगी उसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, और वो जो भी इसकी एफबीआर वैल्यू होगी उसका 1% किया जाएगा। तो जब भी रिटर्न आप फाइल करोगे तो रिटर्न के अंदर एक 7E का एक ऑप्शन मौजूद है, आप लोगों ने उसमें देखा होगा जिसने फॉर्म देखा है। तो उसमें आपने अपने इमूवेबल एसेट्स की वो डालनी है, कॉस्ट डालनी है, उसके बाद उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जो कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू बेसिकली जो एफबीआर की वैल्यू है सेक्शन 68 के तहत, वो एफबीआर वैल्यू वहां मौजूद है, उससे आपने कैलकुलेट करनी है। उस एफबीआर की वैल्यू के ऊपर 1% जो है वो टैक्स आपने पे करना होगा, जो कि रिटर्न के साथ पे करना है, और हर साल पे करना है। सब मजे की बात तो ये है कि ये हर साल लगाया गया। मतलब 2022 में अगर मुझ पे 7E अप्लाई होता था तो 2022 में मैंने 1% दिया है एफबीआर वैल्यू का अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि पाकिस्तान के अंदर है, और इसी तरह से अब 23 के अंदर भी वही 1% आपने पे करना है। इसी तरह ऑनवर्ड 2024 में भी आपने वो टैक्स पे करना है। अच्छा, इसमें सारी प्रॉपर्टीज को कवर नहीं किया गया, मैं कुछ कंक्लूजन कुछ थोड़ी सी जो एक्सक्लूजन है बनी के से बाहर की हुई है। ठीक है, एक रेजिडेंट पर्सन की
इमूवेबल प्रॉपर्टी जो वेल्थ स्टेटमेंट में आ रही है, मैं इसको बहुत सिंपल और तरीके से मैं बता दूं कि जो भी प्रॉपर्टी पास मौजूद है, जो उसकी होता है उसकी फेयर वैल्यू का 1% जो कि के साथ है वो देना है, 2022 में देना था और 2023 में भी देना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी को इससे बाहर कर दिया गया है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी नंबर 1 में कहता है वन इमूवेबल ओन बाय दी वन प्रॉपर्टी जो कि ओन बाय अ रेजिडेंट पर्सन। कोई भी, इसका मतलब ये हुआ कोई भी एक प्रॉपर्टी, ठीक है, जो आप ओन करते हैं वो उससे आप एक्सक्लूड कर दें। ठीक है ना, अब ये टैक्स पे के पास एक ऑप्शन है, उसके बाद अगर 5 प्रॉपर्टीज हैं तो जो भी वो चाहे कोई एक प्रॉपर्टी उसको ओन बना के उसको अपनी 7E की उससे बाहर कर दे, तो उसके ऊपर 7E एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, और किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आपको रेंटल इनकम रिसीव हो रही हो, ठीक है, सेक्शन 15 के तहत, जो कि जिसपे टैक्स चार्जेबल आपका जनरेट हो रहा हो, तो वो वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि बेसिकली उनका मकसद ये था कि कोई खाली प्रॉपर्टी क्यों पड़ी हुई है, इसको कन्वर्ट करके ये फंड बैंक में डाले जाएं, और वो एक एक दूसरी इकोनॉमिक्स वाली साइड से उन्होंने सोच के, बट एक खाली प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे रेंट आ सकता है, लेकिन बट चूंकि लॉ ने इसको एक बनाया है कि इसी तरह से डाला है कि अगर आपकी एक प्लॉट भी अगर आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस प्लॉट के ऊपर भी 7E एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना, अगर कोई बिल्डिंग है, कोई हाउस है, बट जिससे रेंट रिसीव आपको अगर हो रहा है, जो कि चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 15, तो वो वाली प्रॉपर्टी इस 7E के स्कोप से बाहर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि वो ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी कि जो आपने फर्स्ट टाइम खरीदी हो, लेट्स सपोज आपने 2023 में ही खरीदी हो और उस पर सेक्शन 236A का एडवांस टैक्स की डिडक्शन हुई है, तो वो प्रॉपर्टी उस साल के लिए 7E के स्कोप से बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट शेयर परचेज के ऊपर इन्होंने एग्जम्पशन दी हुई है यहाँ पे, उसको एक्सक्लूड किया हुआ है। उसी तरह से बात करें कि और अब ये सारी प्रॉपर्टीज जो ऊपर दी गई है, ये सारी एक्सक्लूड करने के बाद, लेट्स सपोज आपने वन ओन प्रॉपर्टी आपने बाहर कर दी, उसके अलावा आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें रेंट आ रहा है वो आपका बाहर हो गया 7E से, कोई फर्स्ट शेयर की प्रॉपर्टी है इस साल परचेज की है वो आपने बाहर कर दी, उसके बाद अब जो बची हुई प्रॉपर्टीज हैं उसकी वैल्यू अगर आप पॉइंट नंबर 4 बुलेट में देखें, तो प्रॉपर्टी विद एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 25 मिलियन, अब उसके बाद 2.5 करोड़ जो बची हुई प्रॉपर्टी है, अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू FBR वैल्यू 2.5 करोड़ अगर है, तो आपके ऊपर 7E एप्लीकेबल है, अदरवाइज आपके 7E एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से एग्रीकल्चर लैंड है उसको उन्होंने बाहर कर दिया है, इसी तरह से जो है वो कोई भी एक इसमें और भी है, कोई भी आर्म फोर्स के कोई भी शहीद हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको उन्होंने बाहर कर दिया, तो वो ये सारी की सारी चीजें जो है प्रॉपर्टी बाहर कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सारी एक्सक्लूजन्स माइनस करने के बाद भी किसी टैक्स पेयर के पास, किसी पर्सन के बाद ये वाली प्रॉपर्टी बची है, वो चाहे पर्सन कंपनी हो, चाहे पर्सन जो है वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो AOP हो, ठीक है, तो वो बाहर करने के बाद अब जो 2.5 करोड़ प्रॉपर्टीज हैं उससे ज्यादा की फेयर मार्केट वैल्यू है तो उसको 1% देना है, अदरवाइज ये 7E उन पे एप्लीकेबल नहीं है। अब इस वक्त प्रॉब्लम जो ये है, इस वक्त जो इशू ये है कि 7E पहले वो रिटर्न फॉर्म आया, उस रिटर्न फॉर्म के अंदर उन्होंने बोला अगर 7E आप नहीं भरेंगे, 7E का फॉर्म आप नहीं भरेंगे तो आपका रिटर्न ही सबमिट नहीं होगा। उसके बाद फिर ये आया कि आप 7, फिर उसको उन्होंने खत्म कर दिया कि अब वो सबमिट होना शुरू हो गया है। फिर वो ये आया कि अगर आप वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आपकी प्रॉपर्टी उस वक्त तक नहीं आएगी, ठीक है, जब तक आपकी 7E का फॉर्म आप नहीं भरेंगे, तो उसको भी फिर कराची टैक्स बार ने टेक अप किया FBR के साथ, तो उस मसले को भी मतलब रिजॉल्व किया, लेकिन स्टिल इसके अंदर ये प्रॉब्लम, इसके अंदर ये इश्यूज अभी तक आ रहे हैं ये 7E वाले के अंदर कि एक्चुअली हम ओपिनियन अगर टैक्स कंसल्टेंट से अगर हमसे ये बात की जाए तो हमारा तो ओपिनियन ये है कि अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता नहीं है तो आपको ये फॉर्म भरने की 7E की डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो इस पे लास्ट ईयर भी जो 2022 में आया था उसके बाद जो काफी सारे टैक्स पेयर को नोटिस आया और वो ये कहते हैं उनको कि भाई आपने ये फॉर्म नहीं भरा, आप इसको फॉर्म भरें, आप पे एप्लीकेबल नहीं होता तो भी आप ये फॉर्म भरें और अपनी एग्जम्पशन क्लेम करें। तो इसमें बड़ी क्लियर सी बात है कि अगर आप के ऊपर 7E एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना, आप उस कैटेगरी में वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करते हैं, तो आपको फिर फॉर्म भरने की भी वहां पे जरूरत नहीं है। और ये पे कंटेस्ट किया जा सकता है कि हर किसी को यहाँ फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, जो कि काफी ज्यादा रिटर्न फाइल करने वालों में ये प्रॉब्लम 7E की
चल रही है। ठीक है, थोड़ी सी मैं बात करूं कि जब 7E पिछले साल आया था तो इसको चैलेंज भी किया गया था डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर। ठीक है, और वो हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था कि और इसकी लीगलिटी के ऊपर इसको कहा गया था कि ये नहीं है, उसके भी एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इसको वहां पे चैलेंज किया गया और बहुत सारे टैक्स पेयर 7E को लेके कोर्ट्स गए। ठीक है ना, उसका मैंने साइड में लिटिगेशन का एक डिसीजन का थोड़ा सा एक पैराग्राफ डाल दिया है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने ये 7E जो टैक्स पेयर के फेवर में दिया था ऑर्डर। और अगर हम सिंध हाई कोर्ट की बात करें तो सिंध हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर के अगेंस्ट में और एफबीआर के फेवर में दिया था। सिंध हाई कोर्ट का कहना ये था कि ये 7E जो है वो टैक्स ईयर 2022 के लिए और ऑनवर्ड उसके लिए ये पेमेंट करनी है और ये पेमेंट होगी। ठीक है, उसके उसके बाद जो है वो अगर बात करें तो ये दोनों कोर्ट्स जो हैं, जब लाहौर हाई कोर्ट में टैक्स पेयर के फेवर में आया और सिंध हाई कोर्ट में अगेंस्ट में आया, तो उसके बाद ये दोनों के दोनों जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चैलेंज हो चुका है और इसमें कंडीशनल लोगों को स्टे भी मिला हुआ है उसकी बुनियाद पे, जिसपे 7E एप्लीकेबल है भी, वो 7E जो है वो इस वक्त वो उस स्टे की बुनियाद पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका लॉ था, इसकी कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज थे, इसकी कुछ लिटिगेशन के जो मामला थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने तो टैक्स पेयर के फेवर में दे दिया है और इस इशू को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया है, तो अब चूंकि लाहौर के जुरिडिक्शन वाले टैक्स पेयर वाले तो इस कोर्ट का सहारा लेके, इस डिसीजन का सहारा लेके 7E अगर ना भी पे करें तो वो इसका एक उनके पास ऑप्शन मौजूद है, एफबीआर इसके ऊपर उनसे रिकवर नहीं कर सकता इस तरह से। बट जो सिंध हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में जो लोग आते हैं उनको 7E पे करना है, और चूंकि अगेन अनलेस के उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे ना लिया हो तो उनको पे करना है, या जो है वो इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे एफबीआर सिंध के अंदर रिकवर कर रहा है, लोगों से नोटिस दे रहा है और बहुत सारे केसेस में ऑर्डर पास भी कर दिए हैं कि जिसने अगर 7E एप्लीकेबल होता है और जिसने नहीं दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास 7E की थोड़ी सी एक ब्रीफ समरी थी। तो अगेन स्लाइड्स आपको मिलेंगी तो उसके अंदर आप इसको और पढ़ भी सकते हैं 7E के ऊपर, और कुछ कमेंट्रीज भी हैं जो कि आपसे इस वेबिनार के बाद वो डिटेल में शेयर कर ली जाएगी, जिसके अंदर जितने भी कोर्ट में जो डिसीजन हुए हैं उसकी समरीज मौजूद हैं, वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो वो आप अगर आपका क्लाइंट है या आप खुद टैक्स पेयर खुद फाइल कर रहे हैं या आप अगर आप किसी कंपनी में हैं तो वो उसमें आप डिफरेंट हाई कोर्ट के जो डिसीजन हैं उनका कंपैरेटिव या कंपैरिजन उसके अंदर हुआ है, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्रीज हैं वो इस वेबिनार के बाद आपको मिल जाती हैं, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसमें आप वो डिफरेंट जहां मैंने समरी बना के लिटिगेशन की लिखी है वहां पे उसकी पूरा कंक्लूजन आपको, उसकी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जो एक और जो इशू है इस वक्त रिटर्न में जो है सीबीडी टैक्स। ठीक है, ये भी 2022 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, फाइनेंस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया ये। और फाइनेंस एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद ये फॉरेन एसेट्स के ऊपर, रेजिडेंट पर्सन के फॉरेन एसेट्स के ऊपर लगता है, और बेसिकली 1% इसका रेट भी 1% है। बट ये दो चीजों पे अप्लाई होता है। नंबर वन जो है ये ऑफशोर जो एसेट्स हैं, जो फॉरेन एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू जो है वो 100 मिलियन से ज्यादा है, उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और इसी तरह से जो रेजिडेंट पर्सन की जो व्हीकल्स हैं, चाहे वो लोकल मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल हो या कोई इंपोर्टेड व्हीकल हो जिसकी इंजन कैपेसिटी 1300 सीसी या 1300 सीसी ज्यादा हो, ठीक है, तो उसके ऊपर सीवीटी अप्लाई होगा। ठीक है, अगर मैं थोड़े इसके प्रैक्टिकल एक्सपर्ट से बात कर लूं, हम इसको दो कैटेगरी में हमने इसमें तोड़ा हुआ है। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो फॉरेन एसिड्स हैं, फॉरेन एसिड्स जो हैं वो आउटसाइड पाकिस्तान जिसके रखे हुए हैं। ठीक है, रेजिडेंट पर्सन के जो कि फॉरेन एसिड्स हैं, जिसमें फॉरेन एसिड की डेफिनेशन में मूवेबल और इमूवेबल एसिड्स आएंगे जो कि पाकिस्तान से बाहर रखे हुए हैं, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, उसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी आएंगी, उसमें रियल एस्टेट की चीजें भी हैं, स्टॉक बैंक अकाउंट भी हैं। ठीक है, कैश, ज्वेलरी, पेंटिंग्स वगैरह, लोन, रिसीवेबल, और ये सारी फॉरेन एसेट्स की डेफिनेशन यहाँ इस स्लाइड्स के अंदर दी हुई है, जो कि आपको ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, तो उसमें आप उसमें देख लीजिएगा। और
उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कॉस्ट है बेसिकली, उस कॉस्ट के ऊपर 1% जो है वो कैपिटल वैल्यू टैक्स देना है, 1%। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि फिर व्हीकल्स की बात कर देते हैं कि अगर कोई लोकल मैन्युफैक्चरर कंपनी से अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर सीवीटी 1% है, जो कि अगर किसी ने गाड़ी खरीदी हो तो अगर देखेंगे तो उस इनवॉइस पे वो जहां से कंपनी से शोरूम से खरीदते हैं 1% उनसे सीवीटी कलेक्ट कर लिया जाता है वहां पे। ठीक है। तो आपने सिर्फ खाली रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करना है। इसी तरह से अगर कोई इंपोर्टेड गाड़ी है आपके पास, वो इंपोर्टेड गाड़ी अगर आपके पास मौजूद है तो वो इंपोर्टेड गाड़ी कस्टम पे जब आएगी तो जो भी उसकी एसेस वैल्यू होगी उस गाड़ी की, उसके ऊपर 1% सीवीटी जो है, कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है ना, वो कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो गाड़ियों पे तो सीवीटी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो कलेक्ट एट सोर्स हो जाएगा, सिर्फ आपने अपने रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करना है, बल्कि गाड़ी की इनवॉइस के ऊपर भी 1% सीवीटी वो कलेक्शन करके वहां पे दिखाते हैं कि 1% सीवीटी उन्होंने जमा करवा दी है। ठीक है। और अगर इसके अलावा बात करें कि ये कैपिटल वैल्यू टैक्स, ये दो इसी तरह से 2022 में भी था और ये आज 2023 के अंदर भी हमारे टैक्स रिटर्न के अंदर इसको डिक्लेयर करना और उस पर टैक्स पे करना अपने मौजूद है। अगेन 2022 में जब ये लॉ आया था तो इसमें भी लिटिगेशन के अंदर चले गए थे। ठीक है ना। पिटिशनर यहाँ फाइल हुई थी, जो कि इसकी भी मैंने समरी यहाँ पे लिखी हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो इसकी पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया था, डिसमिस कर दिया था, और लाहौर हाई कोर्ट ने भी जो इसकी पिटिशन थी वो डिसमिस कर दी थी। तो इसका मतलब है सीबीडी तो 101% जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है एफबीआर की तरफ से नोटिस देके। किसी के पास अगर फॉरेन एसेट मौजूद है तो उसने अपने रिटर्न्स के साथ देना है। ठीक है। जब भी रिटर्न फाइल करेगा उसके साथ उसके जो फॉरेन एसेट्स हैं वो रेजिडेंट पर्सन वो दिखाएगा, और उसकी जो कॉस्ट है, उसकी वैल्यू है, उसका 1% वो सीबीडी वहां पे पे करेगा। अगेन चूंकि ये सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, दोनों जगह से रिजेक्ट पिटीशन हो गई है, तो अब ये पेंडिंग है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोगों ने, ठीक है, कंडीशनल जो है वो स्टे लिया हुआ है जिनका सीवीडी बनता है, और वो स्टे वाली वहां पोजीशन में है। ठीक है। अगेन इस लिटिगेशन में जो सिंध हाई कोर्ट का और लाहौर हाई कोर्ट की जो समरी है, वो अगेन इस वेबिनार के बाद, चूंकि इस स्लाइड्स के अंदर वो सारी चीजें कवर नहीं हो सकती थी, जितनी हो सकती थी वो इसमें हमने कवर कर दी हैं। बट वो आपको कमेंट्रीज की सूरत में आपको जो हैं वो 7E के बारे में और सीबीडी के बारे में, दोनों के जो समरीज हैं डिफरेंट कोर्ट्स की और उनके जो डिसीजंस हैं, उसकी जो कमेंट्रीज हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी इस वेबिनार के बाद। ठीक है। उसके उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, उसके बाद बात करते हैं हम थोड़ी सी, हम जो कि टैक्स रिटर्न के हवाले से हमने बात की है, तो अब टैक्स रिटर्न का पार्ट ही हमारे है वेल्थ स्टेटमेंट है। वो वेल्थ स्टेटमेंट भी आपने फाइल करनी होती है, बट ये चीज यहाँ पे देख लें, वेल्थ स्टेटमेंट ओनली रेजिडेंट पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल है, नॉन रेजिडेंट के ऊपर वेल्थ स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है। तो जो भी रेजिडेंट पर्सन होगा वो अपने रिटर्न्स के साथ वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेगा, और अपने जितने भी जो एसेट्स हैं उसके पास, चाहे वो फॉरेन एसेट्स हों चाहे वो लोकल एसेट्स हों, वो सारे के सारे एसेट अपने वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करेगा, और उसके साथ अपनी जो वेल्थ की जो रिकंसिलिएशन है, वो रिकंसिलिएशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। मौजूद है आपकी इनकम से जो रिकंसाइल होगा आपका, वो वेल्थ रिकंसिलिएशन आपने साथ पे प्रोवाइड करना होगा टैक्स रिटर्न के साथ। ठीक है। उस उसके बाद जो है वो ये हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पे अगेन खत्म हो जाती है। ठीक है। ईमेल और नंबर दोनों यहाँ पे मेंशन है। ये स्लाइड्स आपको जो है वो मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें या ईमेल कर दें, दोनों सूरत हाल में आप अपना नाम लिख के दे दीजिएगा, तो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन पूरी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। जिसको भी चाहिए प्रेजेंटेशन वो इस ईमेल पे और इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर लें और मुझे दे दें, तो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन जो है दे दूंगा। उसके साथ जो विदहोल्डिंग के कार्ड्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और थर्ड जो है, जो मैंने 7E और सीबीडी में जो कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उनकी जो समरीज बनी हुई हैं वो मिल जाएंगे। तो ये नंबर आपको यहाँ पे दिया है, नंबर यहाँ से भी मिल सकता है आपको, अगर चाहे पिफा से ब्रांच काउंसिल से आप कांटेक्ट करके नंबर ईमेल अगर वहां से लेना चाहें तो वहां से ले लें, और आपको जो प्रेजेंटेशन है वो आपको इस वेबिनार के बाद इस नंबर पे शेयर हो जाएगी।
ठीक है, इसमें दो तीन सवाल जो मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आपको बता दूं कि इसमें कुछ एक सवाल इसमें है कि वो 7E के बारे में पूछ रहे हैं, वो नॉन रेजिडेंट पे अप्लाई है, इस पे नहीं होगा, ये डिस्कस हमने किया था। 7E ओनली जो है वो रेजिडेंट पर्सन के ऊपर अप्लाई होगा, नॉन रेजिडेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, दूसरा दूसरा इसमें सवाल ये है कि अगर किसी ने नॉन रेजिडेंट ने अगर पहले कभी अगर फाइल की है वेल्थ स्टेटमेंट, तो उसको स्किप कर सकते हैं इस साल की फाइलिंग में? तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और पिछले सालों में वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करता हुआ आ रहा है, तो बिल्कुल आप इस साल 2023 में जब आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें, तो उसको वहाँ पे 0 0 करके, वहाँ पे उसकी रिकैंसिलेशन में 0 करके और उसको आप सबमिट कर देंगे। तो जब नेक्स्ट ईयर जब आपकी वेल्थ स्टेटमेंट आप फाइल करेंगे, तो आपके वो सारे के सारे एसेट जब आप आज 0 कर देंगे, तो फिर नेक्स्ट में वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। डियर पार्टिसिपेंट्स, काइंडली आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, काइंडली वो क्वेश्चन एंड आंसर के जो आपके पास एक बार बना होगा वहां पे पुट अप करें चैट बॉक्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा चैट आ रही होती है। तो काइंडली जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो अपने क्वेश्चन एंड आंसर का एक जो आपके पास नीचे एक बार आ रहा है उस पर काइंडली उसको राइट करें। थैंक यू। ठीक है, मैं ये स्टार्ट में भी डिस्कस किया कि ये चीजें जो है वो जो है स्लाइड्स की फॉर्म में आपको मिल जाएंगी, और आप अगर इसमें कुछ चाहिए तो आप बिल्कुल ये प्रेजेंटेशन और जो मटेरियल वगैरह है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। सर हम हैंड रेज करवा लें ताकि वन बाय वन क्वेश्चन दे रहे हैं पार्टिसिपेंट्स को। जी बिल्कुल ले लें, अगर किसी के सवालात हैं तो ले लें, हमारे पास 10 मिनट्स हैं, 5 to 10 मिनट्स हैं। डियर पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है, कहीं अपना हैंड रेज कर दें। हैंड रेज का ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, हैंड रेज कर दें ताकि वन बाय वन मैं बाय नेम माइक ओपन कर देता हूँ। थैंक यू। इमरान अहमद साहब, मैं आपका माइक ओपन कर रहा हूँ, काइंडली आपका क्वेश्चन है काइंडली कर लें। हम्म। अच्छा, इसमें कुछ सवालात इसमें क्वेश्चन इसमें और आए हुए हैं, तो मैं वो भी इसमें कर लूं कि इसमें ये एक क्वेश्चन है इसमें मौजूद है कि वो ये पूछ रहे हैं कि इन एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे होगी। बिल्कुल सेक्शन 68 के तहत जो है वो, अगर 7E की हम बात करते हैं, तो 7E में जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज की आपने FBR वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एक तो उसकी कॉस्ट होगी, दूसरी उसकी FBR वैल्यू होगी। वो FBR वैल्यू के लिए आपके पास FBR पोर्टल पे सर्कुलर्स मौजूद है, नोटिफिकेशन मौजूद है, जहाँ पे हर एरिया वाइज उसकी मार्केट वैल्यू आ रही है, एक वो FBR वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आप जाके सिर्फ FBR की वेबसाइट पे इमूवेबल प्रॉपर्टीज की FBR वैल्यू का अगर नोटिफिकेशन निकाल लेंगे, तो वहां पे आ जाएगी, वहां पूरे पाकिस्तान के जितने भी एरिया हैं उस एरिया वहां मौजूद हैं। आप अपना एरिया उसमें से सेलेक्ट करेंगे, उसके आगे आपको बता देगा कि क्या फॉर्मूला है कि वो पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर यार्ड जो है ना, वो एक अमाउंट होगी, उससे आप अपनी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे FBR वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और सवाल है। इसमें एक और सवाल है कि अगर आप उसमें ये कह रहे हैं कोई खाली प्लॉट ले और उसको कंस्ट्रक्शन करवा ले और उसके बाद उसको फिर बेचे, तो यकीनन जिस वक्त आप बेचेंगे वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी कहलाएगी।
सर हमारे पास जी। माइक पे है रियाज साहब और इमरान साहब, करने में कोई भी अवेलेबल है, कल अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज इमाम अहमद फ्रॉम जॉन ग्रुप। एक सवाल ये है कि हम इसकी वैल्यू को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। अगर कराची सिटी की हम जो सिटी उसकी जो डीसी वैल्यू की टेम्पलेट को रन करते हैं तो तमाम एरियाज नहीं आ रहे हैं। एक तो ये है, और जो नॉन रेजिडेंट है वो अगर ये वॉलंटरी तौर पे 7E की फाइल सबमिट कर देता है तो कोई एम्बिग्युइटी तो नहीं है। ठीक है, मैं आपका सवाल, आई थिंक ये सवाल इस पे चैट पे भी आया हुआ है कि आपका जी सर, मैंने ही पहला शेयर सवाल किया ये है। जी जी, यहाँ पे आपका एक सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी जो उसमें प्रॉपर्टी नहीं लोकेट हो रही है उस नोटिफिकेशन में, देखें जी। अगर आपकी प्रॉपर्टी वहाँ सेक्शन 68 हमारे पास जो डील करता है वही कहता है कि अगर एफवीआर वैल्यू मौजूद नहीं है, ठीक है ना, तो हमारे पास डीसी वैल्यू होती है। देखें दो होती है, एक एफवीआर के नोटिफिकेशन में सारे एरियाज आ रहे हैं, अगर कोई एफवीआर की उसमें नहीं आ रहा है तो आप डीसी की भी एक अपनी नोटिफिकेशन होता है जो उस डीसी वैल्यू आपको वहां मिल जाएगी। तो अगर किसी में आपको एफवीआर वैल्यू नहीं मिल रही है तो आपको वहां पे डीसी वैल्यू फॉर श्योर मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि वो दोनों जगह पे आपको वो ना मिले। ठीक है, दूसरा सवाल आपका था कि अगर 7E किसी नॉन रेजिडेंट ने अगर फिल कर दिया है तो देखें कोई मसला नहीं, उसमें जो नॉन रेजिडेंट है उसको तो 7E किया, उसको तो वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई बंदा कर देता है वॉलंटरी तो कोई यकीनन वॉलंटरी कुछ फाइल करने पे या वॉलंटरी टैक्स पे करने में ऐसी कोई खबात नहीं है। तो चूंकि उस पर लीगल बनती नहीं है, अगर किसी जगह पे उससे सवाल आ भी जाता है तो हम ये सवाल इसके इस तरह से कर सकते हैं कि जरूरत नहीं थी एक टैक्स पेयर को फाइल करने की और एप्लीकेबल बनता नहीं है। तो ऐसी कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है कि अगर किसी ने 7E फाइल कर दिया तो उससे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर ये है कि अगर हम इसका फाइल करने के बाद सर्टिफिकेट जनरेट करना चाह रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है कि जनरेट होगा। देखिए 7E का जो है बेसिकली अभी थोड़े टाइम पहले तक ये था कि 7E जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर आप करवा रहे थे तो वो एक सर्टिफिकेट मांगते थे, तो वो मैनुअल जाके एफबीआर से लिया जा रहा था। ठीक है ना, अब उसमें अगर किसी ने 7E पे किया है तो भी कमिश्नर दे रहा था, अगर किसी ने 7E पे नहीं किया है, वो एग्जाम वाले किसी उसके अंदर आ रहा है तो भी कमिश्नर उसको सर्टिफिकेट दे रहा था। अब उन्होंने एक पोर्टल उसके ऊपर आईएरएस में वो डाल दिया है वहां पे ऑप्शन कि आप अपना 7E अगर पे करते हैं और पे करने के बाद वहां से सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं। बट चूंकि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, अभी तक हमने कोई प्रैक्टिकल यहाँ पे देखा नहीं है। जो लोग वहां जनरेट करने जा भी रहे हैं तो उसके अंदर कोई टेक्निकल इश्यूज है आईआरएस के, वहां जनरेट नहीं हो पा रहे हैं। बट अगर आप पे 7E एप्लीकेबल होता नहीं है, कि ना वहां भी एक ऑप्शन दिया है कि आप चालान पे करें वहां से 7E निकाल लें, जो कि अभी उसकी एप्लीकेशन का कुछ भी नहीं पता, अभी उन्होंने एक ऑप्शन वहां दिया है। बट अगर आपने 7E पे कर दिया है या आपने 7E की एग्जाम्पशन के अंदर फॉल करते हैं तो आपने पे कमिश्नर को, रेलिवेंट जो भी आपका कमिश्नर है उसको एप्लीकेशन फाइल करी, और आज तक अभी तक आज की डेट तक जो है ना वो मैनुअल सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं। वो मैनुअल सर्टिफिकेट जाके जमा होंगे रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार उसकी बेसिस के ऊपर ये वो करेगा, जज करेगा कि आप पे 7E एप्लीकेबल नहीं है या 7E एप्लीकेबल है। अगर पे किया है तो पे करने की फॉर्म में भी, पे करने की सूरत के अंदर भी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है रजिस्ट्रार की तरफ से, जो कि एक्चुअल में रजिस्ट्रार को मांगना नहीं चाहिए। कि अगर सर्टिफिकेट चालान पे किया हुआ तो वो चालान इनफ हो जाना चाहिए उसके लिए। तो बट इसके बाद भी इस सर्टिफिकेट के हवाले से जो इश्यूज हैं उसमें दो सर्कुलर्स आए हैं, तो वो सर्कुलर्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। उस सर्कुलर के अंदर कुछ चीजें हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जिसमें वन ऑफ दी एक है कि अगर आप लाहौर की जुरिडिक्शन में आते हैं, कोई लाहौर का टैक्स पेयर है और वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने उसको टैक्स पेयर के फेवर में वो चीज दी हुई है, तो इसलिए हाँ लाहौर की प्रॉपर्टी के लिए या लाहौर का जो टैक्स पेयर है उसकी प्रॉपर्टी के लिए 7E के सर्टिफिकेट की वहां पे जरूरत नहीं है। बाकी जगहों पे जरूरत है और वो मैनुअल दी जा रही है। सर थैंक यू सो मच। उसके अलावा क्वेश्चंस हैं। शकील रियाज साहब, सर उनका माइक ओपन है, काइंडली क्वेश्चन कर लीजिएगा। जी साहब। सर सर मिस्रा है कि मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ और मुझे गवर्नमेंट ने अकोमोडेशन दी हुई है,
और अकोमोडेशन दी हुई है, और वो मालिक मकान जो मेरे हैं उनको गवर्नमेंट किराया पे करती है, और 3 लाख की एग्जम्पशन के बाद जो 5% ऊपर है वो टैक्स काट लेती है उनके। तो उसमें मेरे लिए क्या ट्रीटमेंट होगी? मैंने अपनी रिटर्न कैसे फाइल करनी है इसमें शामिल करके रेंटल इनकम को? आप देखें, इसमें इसमें आपको सिर्फ अकोमोडेशन मिली हुई मिली हुई खाली। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ठीक है, अकोमोडेशन के अंदर देखें एक फॉर्मूला, आई थिंक मेरे ख्याल में दूसरी या तीसरी स्लाइड पे था फॉर्मूला ना। आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट में आपको भेज देता हूँ। वो उस फॉर्मूले के तहत उसमें कुछ एग्जम्पशन है और कुछ वहाँ उसकी एक परसेंटेज है जो कि आपकी टैक्सेबल सैलरी के अंदर पार्क होगी। तो वो मैं आपको, मुझे अगर आप वो करें, टेक्स्ट करें, तो मैं आपको वो फॉर्मूला यहाँ पे शेयर कर दूंगा। शुरू की 2-3 स्लाइड्स के अंदर भी वो चीज़ मौजूद है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। फाइलर टेक्स्ट पेज लाहौर प्रॉपर्टी। अच्छा, एक सवाल इसमें इसमें और भी आया हुआ है। इफ फाइलर टेक्स्ट पेयर जो है वो इन आसिम को साहब, इनका क्वेश्चन है कि एक प्रॉपर्टी है जिसका टैक्स पेयर जो है वो लाहौर में है, बट उसकी प्रॉपर्टी सिंध के अंदर है। ठीक है ना। ये सवाल देखें, ऐसा है कि वो जो लाहौर की जुरिडिक्शन में आ रहा होगा, अगर कोई एक टैक्स पेयर है जिसका कंसर्न आरटीओ, जिसका कंसर्न टैक्स ऑफिस, जिसकी जुरिडिक्शन जो है वो लाहौर के किसी टैक्स ऑफिस में लगती है, तो अब उसकी पूरे पाकिस्तान में जहां भी प्रॉपर्टीज होंगी वो 7E से एग्जेम्प्ट होंगी उस लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट के बेसिस के ऊपर। और अगर वो सेल करता है वो प्रॉपर्टी, तो उसको 7E के सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है उसको। ठीक है। एक्चुअल में जो जो जुरिडिक्शन है, जो टैक्स की जुरिडिक्शन है, वो बेसिकली पंजाब की होनी चाहिए, तो वो उस पर लाहौर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो एप्लीकेबल होगा, प्रॉपर्टी बेशक जहां भी हो। मोहसिन साहब, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया, करने अपना क्वेश्चन। जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसा जो पर्सन है जो नॉन रेजिडेंट है, बट ये कि पाकिस्तान में भी उनकी कुछ इनकम रिसीव हुई है उनको, तो एज अ नॉर्मली रिटर्न फाइल करेंगे हम जैसे रेजिडेंट के लिए करते हैं, ऐसे ही है वो अभी नॉन रेजिडेंट, लेकिन ये है कि अगर फाइल करना चाह रहे हैं क्योंकि कुछ इनकम पाकिस्तान से रिलेटेड है उनकी, देखिए, तो अगर 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 कोई नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम जो है ना वो यहाँ पे टैक्सेबल होती है। तो अगर उसकी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम है तो वो यहाँ पे टैक्स होगी, अदरवाइज कुछ टैक्स नहीं होगी। अच्छा, दूसरा सवाल जो मैं आपकी बात से समझाऊं कि वो नॉन रेजिडेंट है तो वो यहाँ कुछ पैसे भेज रहा होगा, सिर्फ यही है? नहीं सर, सिनेरियो ये है कि समझ लें ऐसा था कि कुछ इनकम पहले वो यहाँ जॉब करते थे, तो यहाँ पर उनकी कुछ इनकम थी पाकिस्तान में, देन वो मूव हो गए, ठीक है। तो अब जब फाइल करने का टाइम आया तो कुछ इनकम पाकिस्तान में ऑब्वियसली सैलरी की मद में उनको शो हो रही है, और ऑब्वियसली बाकी तो उनका जो है वो सोर्स ऑफ इनकम अब्रॉड की है। तो ऑब्वियसली हम उनका जो रिटर्न फाइल है वो हम इसको पाकिस्तान के उसमें नहीं करेंगे जैसे नॉर्मल हम रिटर्न फाइल करते हैं इंडिविजुअल का। तो आपका इसमें सवाल क्या है इसमें आपका? नहीं नहीं, मेरा सवाल यही था कि ऑब्वियसली उसका जो उनका जो ठीक रिटर्न है, फाइल बिल्कुल होगा। ठीक है। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा कुछ सवाल मेरे ख्याल में, आई थिंक कुछ चैट में कुछ और ऐसे सवाल आते हैं, कुछ वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, और बाकी कुछ सवाल आते हैं, कुछ वो रेलेवेंसी नहीं बन रही यहाँ पे। तो बाकी ठीक है, अगर और किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर वो इस वेबिनार के बाद जो है मैंने नंबर शेयर किया वो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे मजीद क्लियर वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है अजीत साहब, ओवर टू यू। सर एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लें मोहम्मद अली साहब का, फिर हम वाइंड अप करते हैं। जी थैंक्स सदर सर साहब, शुक्रिया जी।
अली और कोई क्वेश्चंस है हमारे पास इस वक्त? सर हैंड कुछ रेज है, लेकिन उन्होंने हैदर साहब ने अपना नंबर शेयर कर दिया। कोई क्वेश्चन होंगे तो कह रहे कि आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करके या मैसेज करके कर सकते। थैंक यू हैदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी। लास्ट टाइम भी जो हमारे फिजिकल सेमिनार्स में थे उसमें भी आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंड अप किया था, सारे जो हमारा टॉपिक था। तो अभी आज भी बड़ा शुक्रिया जी, आपने इसको इस तरह से बड़े अच्छे तरीके से किया। तो इंशाल्लाह हम मेंबर्स को ये रेगुलर और भी जो सेमिनार्स होंगे, जो करंट टॉपिक्स होंगे, लाइक जो फाइलिंग पे है या और किसी टॉपिक पे, इवन IFRS पे भी इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया जी तमाम पार्टिसिपेंट्स का। तो इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो अगेन थैंक यू वेरी मच हैदर साहब कि आपने अपना स्पेयर टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़।